दोस्तों आज हम मैथमेटिकल टूल्स के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है, यानी कि अंतिम लेक्चर है। इसके आगे हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स पर। तो आज जो है 5th लेक्चर जो है इंटीग्रेशन पर है। तो इसके आगे जो लेक्चर्स हुए उसकी एक छोटी सी झांकी आपको दिखाना चाहते हैं। पहला लेक्चर जो था वो बेसिक मैथ्स के ऊपर था। उसमें हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इम्परफेक्ट स्क्वायर्स किया था हमने। उसके बाद क्यूब्स किया था, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन जिसमें कि आप सिलेंडर, कोन, सर्कल, स्फीयर किए। और दूसरा लेक्चर जो था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर था। थर्ड लेक्चर जो था ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस के ऊपर था। फोर्थ जो था वो कैलकुलस का पहला भाग था, डिफरेंशिएशन। आज कैलकुलस का दूसरा भाग है, इंटीग्रेशन। तो मैं ये सारा क्यों बखान कर रहा हूँ ये बता दूं, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, समझना है और मार्क्स स्कोर करने हैं, सबसे बड़ी बात, तो आपको इन 5 लेक्चर्स को सही ढंग से देखना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें देखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर आप अभी भी देर कर रहे हो कि अभी तक आप नहीं देखे हो इन वीडियोस को, तो जरूर आप देखें। आज का वीडियो तो स्पेशल है, वो उसको तो सभी बच्चे नीट के जो विशेषकर हैं सभी इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को एक बार पूछा, व्हाई आर यू सो डिफिकल्ट? जानते हैं जिंदगी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, बिकॉज यू पीपल डू नॉट अप्रिशिएट इजी थिंग्स। जो कठिन होता है उसी की कदर होती है, और इंटीग्रेशन कठिन है तो सभी कदर करते हैं। एक डर बनी हुई है सबके मन में इंटीग्रेशन के विषय पर। तो मैं कहूंगा कि इस डर को मैं निकालने वाला हूं आज के लेक्चर आप ठीक से देखिए, गहराई से देखिए। लेक्चर के अंत में आपको यही महसूस होगी कि डर के आगे जीत है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत, और मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। चलते हैं क्लास में। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले इसका फीलिंग लेते हैं। फीलिंग यानी इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या ये। डिफरेंशिएशन के बारे में तो हमने देखा था कि कहा गया कि देखिए अगर कोई बड़े साइज फाइनाइट साइज का कोई चीज है उसका एवरेज निकाले, डिवाइड करना हो गया। जैसे हमने कहा था डिस्टेंस है और उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है आपका क्या, v बन जाता है, बताया था मैं। यानी एक तरह से एवरेज है ना, डिवाइड करना, डिवाइड में टुकड़ा टुकड़ा करना। इसी को मैं छोटे पैमाने पर जब किया मैं, तो मैंने कहा ऐसे लिखो आप। यही अंतर था ना इस एवरेज में और डिफरेंशिएशन में। यानी कि मैंने एक कर्व लिया तो उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, छोटे छोटे टुकड़ों में, और कहा इतने छोटे टुकड़े होंगे कि जिसके एंड पॉइंट्स के डिस्टेंस जो होंगे 0.000 इनफाइनाइटली स्मॉल होंगे। तो बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस में हमने इसको काट कर प्रत्येक स्ट्रेट लाइन को हमने टेंजेंट ऑफ द, जहां पर इस पॉइंट पर यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे कह दीजिए, यहाँ पे, तो ये टेंजेंट ऑफ द कर्व यहाँ पे हो गया, टेंजेंट ऑफ द कर्व यहाँ पे हो गया। इंटीग्रेशन से क्या है, इंटीग्रेशन से क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन आप ले लीजिए, ऐसे ही कर्व ले लीजिए। उल्टा में कर दिया हूं, आप चाहो तो सीधा भी कर लो, ये भी कर्व ले सकते हो। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से मैं जोड़ना शुरू करूं तो ये बन जाए, जुड़ना है तो इंटीग्रेट करना है, उसी तरह सीधा से भी समझ ली। यहां से ये मैं जोड़ना शुरू करता हूँ इन टुकड़ों को। टुकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको अज्यूम कीजिए कि इनफाइनाइटली छोटे पतले पतले, ये जो चौड़ाई है एकदम इनफाइनाइटली थिन है, यानी बहुत पतला स्ट्रिप है। तो ऐसे को हम जब जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। अगर फाइनाइट फॉर्म में बात करें तो उसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा, ऐड करना, किसी चीज को ऐड करते हैं। जैसे सिग्मा लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर लिख दिया जाए 1 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, इसका मतलब x का जो है वैल्यू आप 1 लीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा और 5 तक जाइए, ऐड करते जाइए। ये जो आंसर आएगा ये आपका कितना आएगा? 15 आएगा। 15 हो गया इसका समेशन या एडिशन। क्लियर बात समझ में आई? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए,
उसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इसको फीलिंग दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला हूँ, सिग्मा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, समेशन बहुत इजी चीज है। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे कर देते, ये सम SUM लिखते हैं ना, SUM, तो इसे S समझ लीजिए ना, लंबा सा S। अब ये कर देते ऑफ x dx, ऐसे कर देते, तो इसको कहते हैं कि हम छोटे छोटे x को ऐड कर रहे हैं, और वो भी कहां से, तो यहाँ पे 1 लिख देते, यहाँ पे 5 लिख देते। लेकिन ये जो 1 2 3 4 ऐसे लिखे, ऐसे नहीं होता ये हर सेक्शन 1, उसके बाद 1.001, उसके बाद प्लस 1.00, वो 1, और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 है तो यहाँ पे 1, उसके बाद ये 0 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे 0 0 2, उसको 3 2 5, सबका ऐसे पार्ट बाय पार्ट सब कुछ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे। इनफाइनाइटली स्मॉल स्मॉल वैल्यूज बीच में हैं जो उनको भी लेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं लेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज कहलाते हैं, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हो गए। तो ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे वैल्यूज लेंगे, तब जाके क्या बनेगा, सिग्मा से वो ये साइन बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन बन जाएगा। यही था इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन, एक छोटा सा झलक, जिसके और भी समझने के लिए बाकी स्लाइड्स देखने होंगे। तो ये स्लाइड क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस को मैंने कहा दो भाग में बांटता है, एक है क्या पिछले क्लास में जो पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या है इंटीग्रेशन, जो आज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों मिलाकर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बनते हैं, कौन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इनमें दोनों में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन जो है ना, इसको तो हम जानते हो ना, डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव्स। तो ये एंटी डेरिवेटिव है, उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर कहिएगा तो वो है इंटीग्रेशन। अब समझने की कोशिश करें मतलब क्या बोल, तो आपको याद होगा जैसे कोई f(x) लिखा हुआ था और मैंने लिख दिया था x² प्लस 2, तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करना, तो उसको हम लिख सकते हैं f'(x), ये बात आपको याद होगा। और मैंने कहा था क्या कीजिएगा, इसको d x ब्रैकेट x² प्लस 2 कीजिएगा, और इससे क्या आएगा आपको 2x प्लस 0 आएगा। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर f(x) लेता हूं और लिखता हूं केवल x² और उसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इज इक्वल टू dx x², तो 2x। तो आप देखिए आंसर यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे 2, ये चीज मैं दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ी देर बाद में क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए ये ddx यानी कि f' लाना ही डिफरेंशिएशन है। अब f' से वापस fx पर जाना, उल्टा जाना, वो है आपका इंटीग्रेशन। यानी कि ये क्या है, ये तो y भी था ना, तो y भी कह सकते हो इसको भी y कह सकते हो। तो y इज इक्वल टू fx, fx इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू fx, fx इज इक्वल टू x² पर 2 यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता, अभी तो आप तरीका जानते नहीं, इंटीग्रेट करता हूँ किसको, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रेट करता हूँ 2x, अभी आप नहीं जानते हो, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये उल्टा कैसे है। तो देखिए 2 बाहर निकाल देते हैं, x dx, यहाँ पे पावर टू 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये x पावर टू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 डाउन, तो ये हो जाएगा आपका 2x 2/2 कैंसिल होके हो जाएगा आपका x²। आ गया। तो देखिए ये वापस कहाँ हम चले, यहाँ पर चले आए, y तो मिल गया मुझे, क्या y मिल गया। अब आप कहोगे सर आप तो ये भी दिए थे, इसके बारे में थोड़ा दिखाइए, तो दिखा देता हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन है, कितना है आपका, ये आया आपका। अब इसको तो 2x ही लिखोगे तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, कैसे आएगा, करके देख ले तो नहीं होगा ना, ये तो यही चीज लिखूंगा फिर। तो इसको f' यहाँ पे रखा हुआ है, f' ये है ना, f', ये भी f' है। अब यहां से जब जाऊंगा तो ये जा रहा हूं, तो ये तो आंसर
सर एक में आया एक में नहीं आया, +2 तो आया नहीं, हम मैं बता दूं तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वो आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, एक्चुअली इंटीग्रेशन हुआ x² + c, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कांस्टेंट्स कुछ भी हो जाए वो हम c लिख देंगे, वहां पे वैल्यूज नहीं लिखेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे 0 है कांस्टेंट, यहाँ पर माने यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 0 था, उसका 0 ही हो गया, फिर ऐसे समझ लो आप, 0 था 0 हो गया, तो ये ऐसे हो ये ऐसे हो, कांस्टेंट्स को c लिख देंगे, इसको भी ठीक से समझेंगे। ये बात आपको समझना है कि देखिए डिफरेंशिएशन आपने किया, यानी कि आपने fx से f' किया, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन उल्टा आपने किया, आपने क्या किया, f' से fx किया, प्लस एक कांस्टेंट लिखा, प्लस एक कांस्टेंट आप लिखते हो, c यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये जो c में लिख रहा हूँ ये कांस्टेंट है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को एक नाम दिया था, जिसको कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, वो अलग पहलू, पहले तो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही सीखेंगे। चलिए ज्योमेट्रिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। तो मैंने जैसे कहा कि देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और उसके टेंजेंट जो बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि टेंजेंट बनाना या स्लोप बनाना, यही डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x = यहाँ पे दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको करना है क्या, ddx ऑफ fx ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम लोग समझिए यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेते, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ सबको जोड़ना है। तो इंटीग्रल फंक्शन यहाँ से b से c तक लिया हुआ है, ये एक्चुअली कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया बना। अब एरिया कैसे खोजेंगे, ये एक समस्या है, क्यों बताइए। अगर एक रेगुलर फिगर होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा फिगर होता है, आप इसका एरिया खोज सकते हो, हाँ खोज सकते हो। मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आप एरिया लिखते = लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो अच्छी बात है। अगर ये ऐसे होता तो आप तभी कोशिश करते, ऐसे भी होता तो मान लीजिए दो टुकड़ों में आपने बांट दिया इसको, तो इसको लेंथ कर दिया, इसको ब्रेथ कर दिया, और इसको हाइट दे दिया आपने नाम, तो ये एरिया आप खोज लेते L × V, और ये एरिया जो है ट्रायंगल होता, तो ये भी तो B हो जाता है यहाँ पे, तो आप लिखते हाफ B × H, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। और इस तरह से आप एरिया लिखते, दो पार्ट में एरिया लिखते, एक तो रेक्टेंगल पार्ट का लिखते हैं वैसे, और दूसरा आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एरिया मिल जाता है। अब ये तो आसान था रेगुलर फिगर्स में, तो ये देखिए कर्व है, ये लाइन जो है ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया हुआ। अब ये जो हिस्सा है, ये तो आप नहीं खोज रहे हो, इसमें आप फंस गए। यही फंसना मुश्किल कर देता है नॉर्मल कैलकुलेशन से एरिया निकालना कर्व का, और उसके चलते हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तो हम समझ गए, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव आपका इंटीग्रेशन है। सेकंड, ये टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाला कर्व का हिस्सा करता है, कर्व को टुकड़ों में बांट के उसका टेंजेंट लेता है। ये एरिया अंडर द कर्व ऐड करता है, टुकड़ों टुकड़ों को ऐड करता है एरिया को। ये था दोनों का डिफरेंस। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में देख लेते हैं कैसे देखने में हो सकता है इंटीग्रेशन। देखिए ये है स्लोप, अगर ऐसे खोजने होते आपको एरिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो एक रेक्टेंगल यहाँ से, एक रेक्टेंगल यहाँ से, एक रेक्टेंगल यहाँ से, ऐसे रेक्टेंगल बनते जाते हैं, आप सबको जोड़ लेते हैं और आपको एरिया मिल जाता है। आप एक चीज देख रहे हो, ये व्हाइट पोर्शन आपके बचते जा रहे हैं, ये कोना में व्हाइट पोर्शन आपके बचते जा रहे हैं। तो व्हाइट पोर्शन का तो एरिया आप नहीं ले रहे हो, वो इंटीग्रेशन के सहारे ही ले सकते हो आप। यहाँ पे समेशन किया गया तो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला आपको समेशन से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, कुछ हिस्सा छूट गया। आप इंटीग्रेशन जब करोगे तभी आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। अभी देखिए इंटीग्रेशन और समेशन में अंतर क्या हो गया, देखिए ये हो गया मैक्रो एंड कहते हैं माइक्रो। एक होता है ना माइक्रो ये करके अप्रोच, और एक होता है मैक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो अप्रोच।
ये है आपका मैक्रो अप्रोच। ऐसे आप स्टेप्स बनाते हो, फिर ये हिस्सा ये पता नहीं चला कितना स्लोप हुआ, फिर ये हिस्सा ये छूट गया आपका, और ये अगर स्लोप ही ऐसे बना देते एकदम स्लोप, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया सिग्मा जो मैं बताया था। तो ये मैक्रो दृष्टिकोण हो गया, ये माइक्रो दृष्टिकोण हो गया। ये प्रैक्टिकल साइंस में मैं इंटीग्रेशन के बारे में समझाने की कोशिश की आपको। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन जो है एक तरह से ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो ये बात सही है कि नहीं, हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हमने स्टैब्लिश किया था जो कि लर्न करने के लिए मैंने कहा था आपको इसके बारे में, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, एंटिटीज भी कह सकते हैं। तो वो एंटिटीज क्या ये अगर रिलेट किए जाए इंटीग्रेशन के एंटिटीज या फॉर्मूले से, क्या वो अपोजिट होंगे? इनसे दोनों के क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इंटीग्रेशन के एंड डिफरेंशिएशन के? तो एक बार जज कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है आपका, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो आप जानते हो क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए लिखा हुआ है cos x, हमने कहा तो cos x का इंटीग्रेशन dx, ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन का तरीका ही लिखने का ये है कि आप लिखोगे ऐसा, इंटीग्रेशन साइन दोगे, cos x लिखा, वहां पे देखिए dx नीचे लिखा हुआ था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन के बगल में आ गया। तो देखिए इसके लिए मैंने लिखा sin x। तो देखिए उल्टा हुआ, केवल एक चीज इसमें ऐड किया गया है, वो प्लस सी, जो कि एक कांस्टेंट माना जाता है। ये ऐसा इसलिए माना गया है, मान लीजिए इसी को आप ऐसे कर देते, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 6 कर देते आप, तो ये दो अलग अलग करते हैं, इसमें डी डी एक्स इसका भी करते, इसका भी करते, दो कर देते आप इसका, तो क्या आता है, साइन एक्स का कॉस एक्स आता है और इसके लिए 0 आया था। तो 0 जो आ रहा है वो 0 के लिए भी 0 आएगा, 6 के लिए भी 0 आएगा, एंड 8 के लिए भी 0, 100,000 कोई भी कांस्टेंट के लिए 0 आएगा। तो मुझे नहीं पता ये 6 है कि 1000 है, क्या ये कांस्टेंट है ये पता मुझे, तो मुझे लिखना पड़ेगा ये कि एक कांस्टेंट दिया गया था मुझे, हो सकता है वो 0 था तो इसलिए नहीं लिखा गया, 0 नहीं 6 था तो लिखा गया। तो ये आपको याद रखना भाई, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कंपल्शन है कि आप प्लस सी लिखो, बाकी आप ऑपोजिट ऑफ क्या किया आपने, डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब समझ लीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन आपके होते डी डी एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपने किया होता, तो क्या किया होता आपने, तो आप लिखते हैं माइनस साइन एक्स। अब क्या कि हमें माइनस साइन को हटा दिया गया, तो हम भी हटा सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिए आप माइनस, और यहाँ भी माइनस कर दीजिए आप -1, तो ये हो गया साइन एक्स, हो गया ना। तो ये साइन एक्स है, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा फिर इधर, तो हम कह सकते हैं डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं साइन एक्स। अब मुझे साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉस एक्स मिलना चाहिए, हाँ वही मिलना चाहिए यार, वही आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो होगा साइन एक्स डी एक्स is equal to minus cos x। सिमिलरली आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आया था। तो देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स उल्टा उसका दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x। अच्छा ये चीज याद रखिएगा हमेशा, प्लस सी नहीं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि हम बताए ना कि यहाँ पे +6 +8 2 कुछ भी हो सकता था, तो भी मैंने यहाँ पे tan में, तो ये तो भी वही आंसर आता है। तो ये फर्क पकड़ के रखना होगा, कुछ है वहां पे 0 भी हो सकता है, इसलिए हम कॉन्स्टेंट लिखेंगे। उसी प्रकार हम डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या पढ़े थे, तो सेक एक्स एंड tan x पढ़ा था हमने। तो देखिए इसका आता है कि नहीं, उसका उल्टा है कि नहीं, वहां पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स tan x dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिख दीजिए आप, क्या लिखोगे आप,
अब इसमें एक याद रखिएगा बात, मैं समझा दूंगा, अभी नहीं लगेगा, मैं जो लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो और सी देखते हो, जैसे यहाँ पे आपने सी देखा था, ये तो अलग से हो गया, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा, माइनस अलग से लगाया तो माइनस साइन आंसर में आता है। यहाँ पे देखिएगा कि सी देखकर आपको नहीं माइनस साइन मिलेगा, देखिए यहाँ पे साइन देखकर आपको माइनस साइन, आंसर में सी आएगा, आंसर में सी देखिएगा तब माइनस साइन दीजिएगा, ये एक ध्यान रखने की बात है। मैं अलग से मैं बता दिया, मैं करूंगा उसको, तो ये आएगा तो देखूंगा। देखिए उसके बाद है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, देखिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी, लेकिन चूंकि यहाँ पे सी आंसर में सी आ रहा है तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, ये याद रखिएगा। जब सी आएगा, सी अल्फाबेट यहाँ पे आएगा आंसर में, तब आपको देना है माइनस साइन। यहाँ पे क्वेश्चन में जब आपका आया था तो माइनस हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में जब माइनस सी आया था तो आपका माइनस हुआ था, यहाँ माइनस होगा। अच्छा ये देखते हैं, तो डी डी एक्स ये है कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स ये आता है। देखिए यहाँ पे देख रहे थे आप माइनस, तब आप माइनस साइन दे रहे थे उधर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको आंसर में माइनस, जब सी दिखेगा तब माइनस साइन दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले लिख दें इसको, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस लिखने बाद में आपको कॉसेक एक्स लिखना है। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंटिटीज या रेशियोज जिनका हम लोग इंटीग्रेट कर, रेशियोज को जिसको हम इंटीग्रेट किए, एकदम इसका ऑपोजिट हुआ, डिफरेंशिएशन का उल्टा हमने इंटीग्रेशन में काम किया। बस ये चीज आपको समझ लेना है तो बहुत इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप डिफरेंशिएशन से उसके फॉर्मूले निकाल सकेंगे, क्योंकि आप तो डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अब उसी प्रकार और भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं। ये तो आइडिया आपको हो गया होगा, जस्ट हम डिफरेंशिएशन का उल्टा कर रहे हैं। तो इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो स्लाइड्स। तो देखिए इसका अब क्या लिखोगे, तो ये है आपका ई एक्स का इंटीग्रेशन करना, ई पावर टू एक्स का, तो इसमें भी वही आता है, ई एक्स रह जाएगा, और डिफरेंशिएशन में भी होता है वो बात। और याद रखिएगा आपको सी लिखना जरूरी है। यहाँ पर जो होगा वो होगा ए एक्स दिया हुआ डी एक्स, ये बनेगा आपका ए एक्स चुकी है, तो आपको ln a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये है, अगर जीरो का इंटीग्रेशन करते हो तो इसका c होगा। अगर इसको जैसे पावर वाला कर रहे थे आप डिफरेंशिएशन, तो उसमें क्या करते थे, पावर को माइनस करते थे और इसको ले जाके जैसे डिवाइड करते थे। यहाँ पे उल्टा काम कीजिएगा, यहाँ पे एनडीएक्स से इसको आप करोगे ऐसे, एंड पहले आप इसको ऐड करोगे, वहां पे माइनस कर रहे थे, पहले उसको इधर ला रहे थे, पहले नहीं लाओगे, पहले ऐड करोगे, उल्टा काम करोगे ना। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वैल्यू, वो वैल्यू आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर दो प्लस सी। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तो log x लिखा होता है ना, तो फिर ये होता है, तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, ऐसे है, तो ln x हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी, तो लिखना मत भूलिएगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है वो तो वैसे ही है, देखिए जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन, आप डिफरेंशिएशन में की को बाहर निकाल देते कांस्टेंट को,
और फिर इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पर भी इंटीग्रेट उसके बाद जो दिया हुआ, यहाँ पे तो फंक्शन का एक्चुअली डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन उसको भी फंक्शन ही कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमेशा डिफरेंशिएशन से कंपेयर करके काम तो करेंगे नहीं। तो ये थे, बाकी जो है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब चलिए हल्के फुल्के कुछ एक्सरसाइज करें ताकि समझ में आए क्या हम पढ़े। तो पहले दिया इंटीग्रेशन ऑफ, आपको करना है x, लिख देता हूँ फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ 5x पावर टू 4 करना है आपको। तो क्या करोगे आप, अभी तो सेकेंड लास्ट वाला जो रूल था उसको यूज करिए आप। तो पहले तो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, तो ये पहले बाहर जाएगा, फिर आप लिखिए x पावर टू 4 dx, और फिर उसके बाद लिखिए 5 लिख दिया आपने, और इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो इंटीग्रेशन करने के लिए x पावर टू 4 था, उसमें +1 कीजिए और 4 + 1 से डिवाइड भी कर दीजिए। करने के बाद में जो आंसर आएगा उसके साथ में c जोड़ दीजिए। तो अल्टीमेटली आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, तो 5 and 5 कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। तो x पावर टू 5/5 प्लस c इज इक्वल टू x पावर टू 5 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह से ये वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट कीजिए 6/x पावर टू 5 dx। अब ये तो टेढ़ा लग रहा है, बहुत टेढ़ा लग रहा है। क्या किया जाए, देखा जाए, एक एक स्टेप करते हैं। 6 को बाहर निकालते, कांस्टेंट है, 6 बाहर निकल गया। अब हो गया 1/x पावर टू 5 dx। इसको कैसे किया जाए, तो ऐसा कुछ तो फॉर्मूला हम जानते नहीं है, हम तो 1/x जानते हैं। तो क्या करें इसको, तो 1/x मतलब x पावर टू 1/x पावर टू 1 अगर होता तो मैं करता, लेकिन उसके अलावा कुछ भी हो तो एक सिंपल तरीका हम लोग जानते हैं क्या है, 6 वो है कि इसको आप न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, x पावर टू -5 हो जाएगा dx। 6 और इधर x पावर टू -5 प्लस 1 और अपॉन -5 प्लस 1 और प्लस c। तो ये देखिएगा कितना हो जा रहा है, 6x पावर टू -5 है, प्लस 1 है, तो कितना -4 हो जाएगा, अपॉन -5 प्लस 1 है, तो -4 हुआ, 6 नहीं हुआ। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो -3/2 x पावर टू -4 करके आप छोड़ सकते हो, या -3/2 1/x पावर टू 4 भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका। ये तो देखिए बहुत हार्ड है कि इजी है, इजी लग रहा है, देखा जाए क्या है। पहले क्वेश्चन तो देखें, 5 dx। तो अब बाहर निकाल दे पहले इसको, क्या है, कांस्टेंट को। अब बचा dx। अब dx कैसे करें, ये तो बताया नहीं गया हमें, बताया गया क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं। तो इसको करते हैं, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन तो जरूर करने लायक होगा। तो इसको हम करते हैं ऐसे, x पावर टू 0 तो लिख सकते थे ना, यहाँ पे अगर मान लें कि एक 1 है तो 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 तो x पावर टू 0 भी लिखा जा सकता है, तो ले लेते हैं x पावर टू 0, देखते हैं इससे क्या होता है। तो 5 x पावर टू 0 प्लस 1 कर दो आप ऊपर, और प्लस कर दो 1 नीचे, और प्लस c कर दो आप। तो क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 x पावर टू 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस c। तो ये कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कि आपका आइडिया जो है कैसे इंटीग्रेट करते हैं थोड़ा सा बड़ा होगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आइडिया और क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x पावर टू 7 dx। ठीक है, इसको 4 को बाहर निकालिए, x पावर टू 7 dx करना है, इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 7 x पावर टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 एंड प्लस c। इससे आपको क्या मिलेगा, 4x पावर टू 8 अपॉन 8 कट के 2 होगा, तो प्लस c, और इसके बाद यहाँ पे होगा आपका 1/2 x पावर टू 8 प्लस c आंसर। तो इस तरह से बहुत इजी था ये।
अब देखते हैं नेक्स्ट वाला उतना इजी है कि नहीं। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan x स्क्वायर, चाहे tan स्क्वायर x कह सकते हैं, ठीक है, तो dx ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम तो जानते हैं डिफरेंशिएशन में tan x होता है, तो tan x का कुछ निकलता है डिफरेंशिएट करने से, और अगर स्क्वायर दिया हो तो उसको हम एक और रूल कहते हैं, उसको u मान लेते हैं, चेन रूल से। ये सारा चेन रूल, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल मैंने तो सिखाया है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए नहीं सिखाया अभी तक आपको। ये सारे रूल्स आपके जो थे डिफरेंशिएशन के लिए थे। अब इंटीग्रेशन में तो ये रूल लगते नहीं है, पहला नंबर। सेकेंड, आपको tan x का वैल्यू बताया गया है, नहीं बताया गया, क्यों? आपको तो मैंने ये बताया था ना, देखिए d dx ऑफ tan x होता है इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x उसका उल्टा हुआ इज इक्वल टू tan x प्लस c होता है। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x जानते हो, tan x जानते नहीं हो, मैंने फॉर्मूला में नहीं सिखाया है, तो इसको नहीं यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में दिमाग में आई, हमारे सिर के ऊपर चला गया। अब इसको क्या करें, तो इसको करने के लिए मैं बताया ना कि आपको प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे, क्यों देखने होंगे उसका आइडिया आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ किया, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया सेकंड वीडियो जो, उसमें आप देखिएगा एक रिलेशन दिया गया है कि tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो उसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। तो ये तो tan स्क्वायर x ही है, और उसको लिख सकता हूँ, और अगर उसको लिख सकता हूँ तो मैं इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकता हूँ, और 1 का भी इंटीग्रेशन अलग से, एक्चुअली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल जो है डिफरेंशिएशन के जैसा ही है, इसलिए वो ज्यादा घबराने की बात नहीं है इंटीग्रेशन में भी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो उससे हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। इसको अलग कर देते हैं, 1 को बाहर लिखिए या भीतर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू dx। इससे आपको बनता है, ये तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो tan x, ठीक है, प्लस c नहीं लिखना, लास्ट में c लिख देंगे, ठीक है ना। इसको करते हैं, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर टू 0, x पावर टू 0 लिखा जा सकता है ये, तो x पावर टू 0 इसको 1 को, तो इसको लिख सकते हैं, तो x पावर टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखना होगा, x पावर टू 1 अपॉन 1 प्लस c, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, एक एंटिटी है जिसको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद कर रखिएगा। इसका जो वैल्यू होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, ये याद करना है, याद करने की चीज मैंने बताया, इसका हमेशा ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको कैसे डिराइव करना, नहीं आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको देखिए आ जाएगा, यही इसका डेरिवेशन हो गया एक तरह से। इसको आप लर्न करना, एंटिटी है ये कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ एंटिटीज लर्न करते हैं। यहाँ पे उसी एंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिखा रहा हूँ, देखिए एक्स पावर टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ऊपर वाले का हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, नीचे में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इसके लिए भी इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस 1 उसके लिए भी इंटीग्रेट कर दीजिए, dx dx dx, और लिखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इसका हो जाएगा आपका एक्स पावर टू 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इसका हो जाएगा एक्स पावर टू 0 है यहाँ पे एक्स पावर टू 0 है, ये हो जाएगा एक्स पावर टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या देगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स पावर टू 1 अपॉन 1, ये आंसर, और साथ में आपका प्लस सी तो रहेगा, कांस्टेंट देना मत भूलिएगा। इसको देखते हैं, ये तो कठिन है नहीं, इसके लिए आप एक्स लिखिए एंड प्लस सी लिख दीजिए, आंसर आ गया। ये स्लाइड भी हम कंप्लीट कर चुके और अच्छी कुछ क्वेश्चंस भी कर पाए। इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन तो बहुत हद तक हम समझ गए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये तो था आपका इनडेफिनिट में सिखा रहा था जो अभी, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिखा होता e पावर टू एक्स dx, तो आप तो अभी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल में किया था किया, अब उसी को अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख देता और dx कर दूं, डेफिनिट फॉर्म में कर दूं, तो क्या होगा, वही एक्स यहाँ पर रखा हुआ है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में और भी एग्जाम्पल्स समझेंगे। ठीक है, पहले तो इसको समझे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर टू एंड 2 0, तो इसको कैसे करेंगे, पहले मैं सिंपल लिया हूँ क्योंकि एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स ही होगा, डिफरेंशिएशन एक्स का करोगे तो एक्स ही होता है, पावर टू एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं सबसे इजीएस्ट फॉर्म में लिया हूँ। देखो इसको कैसे करते हैं, आप समझने की बात, इंटीग्रेशन जैसे करते हैं पहले वो तो कर दें, पहले तो वो काम कर लें। क्या करते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स होगा, ये तो आप जानते हो, ठीक है ना, और फिर क्या होता, प्लस सी लिख देते आप, प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है, एक्स का ही प्लस सी लिखते हैं ना, आप ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं प्लस सी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ। अब यहाँ पर एक काम करना होगा, ये ब्रैकेट साइन जो दे रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको ऊपर में 2 और यहाँ पे 0 लिखना होगा, यानी कि ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं कहेंगे, बिगिनिंग वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना मुझे, इसको e पावर टू x को, इसका मतलब यही हो। अब इसमें ये जो डेफिनेट हो गया ना एक पर्टिकुलर, वो अनलिमिटेड था, जहां से जहां तक आप इंटीग्रेट करते रहिए, इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करते रहिए, तो उसलिए ये प्लस सी रहता था, कोई कांस्टेंट होगा या उसका रूल अलग था। अब देखते हैं एक पर्टिकुलर रेंज दे दिया गया है, इसके भीतर में ही हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसका तरीका ये है कि आप ये जो वैल्यू है पहले एक बार पुट कीजिए, e पावर टू 2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस सी माइनस, अब ये वैल्यू दीजिए यहाँ पे e पावर टू 0 दे दीजिए, प्लस सी कर दीजिए। आप कहोगे सर वहां सी तो आप एक बार ले लिए, यहाँ पे 2 बार ले रहे हैं आप, हाँ मैं वहां पे सी इसलिए ले लिया था ज्यादा एक बार, क्यों, आप जितना भी करोगे तो अलग अलग सीज आएंगे। अब एक्स के साथ में अगर आप कर रहे हो तो कुछ और आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ और, यहाँ पर क्या है, तो क्या ऐड करके C1 C2 C3 और एक फाइनल सी आ गया। यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर सी एक्स ही है ना, तो एक्स के साथ में जो सी है यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो ये दोनों सी इक्वल साइज के हैं, ये समझ के चलिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो पोर्शन है मैं लिख देता हूँ e स्क्वायर प्लस सी, और फिर वो पोर्शन लिखता हूं, मैं अभी जस्ट कॉपी कर रहा हूं, e पावर टू 0 प्लस माइनस सी। अब देखिए c से कैंसिल हो गया, तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का काम नहीं है, आंसर में आपका क्या आ रहा है, e पावर टू 2 माइनस e पावर टू 0 इज 1, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब आपको बहुत मन है कि नहीं सर
आप बताइए इसके ऊपर कुछ हो सकता है? तो देखिए इसके ऊपर तो एक ही काम हो सकता है कि आपको वैल्यूज लिखने होंगे, और ई का वैल्यू जो है 2.71 कुछ ऐसे होता है, उसका स्क्वायर कीजिए, फिर -1 कीजिए, तो ये कुछ, अब मान लीजिए 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 स्क्वायर कितना 9 होता है, तो समझ के चलिए 7 पॉइंट कुछ लेके चलिए, 7.4 लेके चलिए, 7.4 ले लेते हैं बीच में, 7.4 -1, तो ये 6.4 के आसपास में ऐसे वैल्यू आएगा। आपको वो नहीं लिखना, आपको ये आंसर लिखना, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा था कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपका आंसर है। तो मैं जो समझाने की कोशिश किया वो ख्याल कीजिए, सी नहीं है, सी गायब है, यहाँ पे सी गायब है, यहाँ पे सी गायब है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, समझाने के लिए कहा। आप कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप सी नहीं लिखोगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल में तो लिखोगे आप हमेशा, डेफिनेट इंटीग्रल में कभी नहीं लिखोगे, या इनडेफिनिट में हमेशा लिखना है, डेफिनेट में कभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, वो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया, ऐसे नहीं करते, ये लिखते ही नहीं है, हम सीधा ये लिखते हैं, तो वो भी हम समझा देंगे नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं और एग्जांपल्स। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3, लेकिन होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपको जाना पड़ेगा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आप लर्न कर सकते हो उसको, वो कैसे होल स्क्वायर निकालते हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं इसको, तो इसको स्क्वायर जानते हो, होल स्क्वायर निकालना, तो होल स्क्वायर निकालना जानते हो तो इसको यूज कर लो यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये 3, और इसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो 4x² + 12x + 9, ये सारा का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पार्ट बाय पार्ट अब तोड़ के देख लो, या फिर इसको समझ लो ऐसे, जैसे कि इसको ऐसे कर लो पहले कि 3 - 1 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये है 4x² dx + 12x 3 - 1 dx and plus 9 dx 3 - 1, ऐसे कर लो, और फिर एक्यूमुलेट कर लो, आप ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे कर लो, इसको सबका इंटीग्रेशन निकालो, तो हो जाएगा 4x³ अपॉन 3, ठीक है, समझ में आ रहा है, 4, ये इंटीग्रेट किए तो +1 हो गया, यहाँ +1 नीचे आ गया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये +1 हो गया ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है +12x पावर टू 1 है, तो ये x पावर टू 2 हो जाएगा अपॉन 2, प्लस 9, यह x पावर टू 0 है एक तरह से, तो x पावर टू 1 हो जाएगा अपॉन 1, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, इसको करेंगे फिर, तो अब 3 को पहले एक बार पुट करेंगे और फिर माइनस साइन देके -1 को पुट करेंगे, यहाँ 4 इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो ये 4 और यहाँ पे 3 का क्यूब है अपॉन 3, प्लस यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, प्लस 9 यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 पावर टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखिए, माइनस यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे अब x का वैल्यू -1 रखिए, -1³ अपॉन 3 प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 1, ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लेके चले जाइए तो ये -1 लेंगे ऐसे, तो 3 पावर टू 2 9 एंड 4 36, उसके बाद इसको 9 6 जा 54, उसके बाद ये 27, ये तो ठीक हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें, वहां पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है, एलसीएम करना होगा, तो पहले तो मैं एलसीएम कर देता हूँ 3, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है,
यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन 3 कर देना होगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन 3 कर देना होगा। करना होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 करना होगा। तो आप कहोगे कि अब तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, एलसीएम करना है ना मुझे। तो ये -1 हो गया, -1 -4, ये कितना हो गया? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, सॉरी, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका प्लस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? -27। तो अब एलसीएम इसको देख ले, ऐड करके देख ले कितना होता है। ये होता है 36, 6 4 10 17 17 1, तो 4 9 11, तो 117। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम कर देंगे तो ऐसे लिख दो, और इधर इन लोगों का भी एलसीएम किया हुआ है। तो यहाँ पे है आपका, ये दोनों माइनस में है, 31, तो -31 प्लस 18 है यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 या 21, 2 3 1 या 3 एंड 5 और 3 on 3। ठीक है, और इधर आपका आ रहा है, सबको एलसीएम कर, ये ब्रैकेट खोलते तो +31 -18 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ रहा है? 2 8 3 -18 अपॉन 3, 12 -8 4 7 -1 6 एंड 3 on 3। तो ये आंसर हो गया आपका इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन करते करते हम लोग देखें कि सॉल्व हो गया। तो इस तरह से और भी हम करते हैं, एक एक करके करें, ताकि स्पेस ज्यादा बोर्ड पे मिले, क्लियर हुआ हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलते हैं, ये अगला सवाल देखते हैं कैसे किया जाएगा, सॉल्व करें। तो इसके लिए देखिए, ये पार्ट जो है ना, ब्रेकअप नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये है 3x क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 -5x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2x अपॉन 1 हो जाएगा, और लिमिट आपका 1 to 2 तक जाएगा। ये उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका 3 कैंसिल कर सकते हो आप, तो लिमिट्स लिखते हैं आप, 2 देना है तो x के बदले में आप लिखोगे 2 और क्यूब -5 अपॉन 2, x के बदले में 2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, फिर x के बदले में 2, माइनस साइन, लोअर लिमिट में लिखोगे आप 1 क्यूब -5.2 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ और काम रहेगा, इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म हो गया। तो 8 और 1 2 हम ऐसे काटते नहीं है, ये माइनस करते हैं पावर्स। ठीक है ना, मैं काट दिया ऐसे, -10 + 4, तो 4 12। ठीक, अच्छा, माइनस, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम है, तो मैं क्या करता हूँ ना, सबको 2 नीचे है तो 2 से सबको करता हूँ, तो एलसीएम जैसा हो जाएगा। तो यहाँ 2 कर दिया मैं, और यहाँ पे कितना 2, ये तो 1 ही रहे, तो 2 अपॉन 2 हो गया ये। ठीक है, ये 1 है तो ये 5 -5.2 हो गया, ये 4 हो गया प्लस 4.2। तो आपका ये जो पोर्शन है, ये कितना हो जाता है? ये बन जा रहा है आपका 12 - 10 2, और इधर क्या बन रहा है आपका? देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 का मतलब क्या हुआ आपका? 6 मतलब 6 - 5 1/2 -1/2, यानी कि 1.5 कह सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करते तो ऐसे लिखते 4 - 1/2, तो 3/2
2 आता है और फिर हाफ, ऐसे हाफ लिख देते, ये भी हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं और भी करूंगा। अभी ये लिमिट क्यों बता रहा हूँ, लिमिट्स मेरे कहने मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है यही फिजिक्स में ज्यादा लगता है कि एक जैसे कि दिया रहेगा इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जाना है या इस स्पीड से उस स्पीड तक जाना है, तो रेंज आपका दिया रहेगा, तो इन डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा काम नहीं लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आप ताकि ठीक से डेफिनेट इंटीग्रल्स को समझ सके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया। तो ये इसमें देखने कोई सोचेगा कि ऐसे कर लेते हैं इसको, कोई बच्चा सोच सकता है ऐसे और 2 1 करके dx। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये गलत है, क्योंकि 1 पावर x पावर 2 माइनस 1 नहीं करते हैं, ये 1 अपॉन x का स्पेशल केस है, बाकी सब पावर्स में कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, ये वाला नहीं चलता, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो क्या एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल ऐसे है, ये हो जाएगा ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन x dx, और ये बन जाएगा आपका ln x, लिमिट आपका e एंड 1 है, ये बन गया। ये याद करना होगा, ln x का ये होता है डिफरेंशिएशन करते हो तो, और जब इंटीग्रेशन करते हो तो इस तरफ जाता है, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो प्रॉब्लम है। अब ये x के बदले में तो e रखना है, तो ln e रख दें यहाँ पर, और फिर माइनस साइन देंगे, ln 1 रख दें। ये तो वैल्यू क्या लिखे हैं ये तो समझ नहीं आ रहा था, इसके लिए आपको लेक्चर जाना पड़ेगा, लॉग वाला लेक्चर, वहां पे आपको पता चलेगा ये क्या होगा। लेकिन यहाँ तो मैं सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए लॉग ln का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, और नंबर ई है, यहाँ पर भी लॉग टू द बेस ई, नंबर 1 है। ये जो है जब बेस और नंबर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, और log ऑफ 1 हमेशा 0 आता है, log ऑफ 1 हमेशा 0 आता है, तो ये 0 आ गया, तो आंसर हो गया आपका 1। तो ये था हमारा सोल्यूशन। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, चलिए और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इसको कैसे करें। स्क्वायर रूट का तो कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं है, नहीं जानते कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हो ऐसे x पावर 2 हाफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब पावर में आ गया तो पावर वाला सिस्टम लगा देंगे, इसमें केवल -1 नहीं चलेगा, बाकी सब तो चलेगा यहाँ पावर में। -1 के लिए अलग 1 अपॉन x करके वो लॉग करना पड़ता है, इसमें तो चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सॉरी वाला लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तो वो x और ये हाफ है +1 कर दीजिए आप, यहाँ पर भी हाफ +1 कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, लिमिट्स दीजिएगा 9 और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, 2 एलसीएम समझ लीजिए, तो 2 and 1 3 अपॉन 2 हो गया, x 3 अपॉन 2 ऊपर में और नीचे में 3 अपॉन 2 आए तो ये 2 ऊपर लेके चले जाइए और फिर लिमिट लगा दीजिए 4 9 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं केवल, तो 2 x कितना लेना है, 9 लेना है, और 3 अपॉन 2 अपॉन 3 कर देंगे, हो गया ना, हाँ 8 2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दे, माइनस यहाँ पे 2, इस बार x का वैल्यू 4 लेंगे और 3 अपॉन 2 कर देंगे अपॉन 3। अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पावर 3 अपॉन 2 पावर 3 अपॉन 2 कैसे किया जाए, वर्किंग में तो प्रॉब्लम हो गया। नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, कर देते हैं इसको थोड़ा इजी। ये 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा, 9 को मैं कुछ देर के लिए 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको 2 पार्ट में बांट देता हूँ। जैसे 3 अपॉन 2 लिखा हुआ है, 3 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू हाफ, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 3, पहले हाफ उसके बाद 3, वैसे दोनों बात सही लिखे।
तो यहाँ पे मैं हाफ इंटू 3 कर देता हूँ, तो हाफ में कर दिया और उसके बाद 3 कर दिया मैं, और उसके ऊपर आपका एक नंबर है 3। उसी तरह से इस सेक्शन में करें, माइनस यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर क्या है सकता है, ये 9 जैसे 3 का स्क्वायर था, 4 2 का स्क्वायर क्या ला सकता है, और उसके ऊपर आप दे दीजिए पावर हाफ, और उसके ऊपर आप दे दीजिए पावर 3, और ब्रैकेट को बंद करने के पहले आप यहाँ पर भी दे दीजिए 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे, आप देखते हैं, ये देखिए एक्चुअली हाफ मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 3 स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 लिखिए, या 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 कहिए, तो 2 इंटू 3 हो गया, हाफ कर दिए, और पावर टू 3 अपॉन 3 हो गया, माइनस वो कितना होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि 2 हो गया, 2 उसके ऊपर क्यूब है अपॉन 3। अब इसको कर सकते हैं आप, चाहो तो पहले ऐसे कर लो, यहाँ पे ले जाओ, ये तो कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे हटा दो, तो ये 2 हो गया, तो 3 पावर टू 2 आपका कितना हो गया 9 इंटू 2 18, ठीक है। और इधर तो आप नहीं कर सकते हो कुछ, तो यहाँ पे आप काम करो, इसको आप क्यूब कर दो, 2 2 4 4 2 8, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 16 अपॉन 3 कर दो। अब एलसीएम भी तो कर सकते हो यहाँ पे, तो 3 कर दिए, ये 54 हो गया -16, तो 14 माइनस 6 8, ये हो गया 4, तो 3 अपॉन 3 38 अपॉन 3 आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑन द होल, उसके रूल्स क्या है फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किया। तो पहले तो डिवीजन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो डिवीजन तो किया नहीं किया, तो फिर डिवीजन लेके मैं क्यों बैठ गया, नहीं डिवीजन के बिना किया जा सकता है। मैं एक चीज बता दूं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको, क्योंकि डिवीजन एक समस्या है इंटीग्रेशन में, तो उसी को हमको परहेज करना है डिवीजन से। तो पहले ही हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि अगर डिवीजन में आए तो कभी भी आप डिवीजन की तरफ फंसेगा मत, आप उसके चक्कर में पड़िएगा मत, एकदम आपको जाल में फंसा देगा। तो पहले इसे ब्रेकअप कर लीजिए, ऐसे लिखिए x³ अपॉन x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन x, और इसका आप dx लिखिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको फिर लिमिट्स लिखिए 3 and 2, और यहाँ पे ये क्या लिखिएगा आप लिखिए x स्क्वायर माइनस 5x, कैंसिल आउट हो गया ना, और फिर आपका dx बचा। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, तो अब इंटीग्रेट कीजिए। तो पहले तो लिमिट्स चुकी है तो ब्रैकेट दीजिए और लिखिए, इसका ये x पावर टू 3 हो जाएगा, x पावर टू 3 अपॉन 3 प्लस नहीं है माइनस है 5, x पावर टू 1 है तो x पावर टू 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर आप लिमिट्स दीजिए 3 and 2। अब इनको हाई लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो पहले हायर लिमिट वाला लीजिए आप, तो यहाँ पे लिखिए 3³ अपॉन 3, और फिर यहाँ पे लिखिए -5 3 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया हायर लिमिट का। सब्ट्रैक्ट कीजिए लोअर लिमिट, लिखिए 2 है तो 2³ अपॉन 3, और माइनस 5 2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको, तो ये पहले इसको देखते हैं, तो ये कम कर दीजिए, यहाँ पे इसको हटा गया, तो ये 9 हो जाएगा, 9 3 स्क्वायर 9, और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो ये 9 45 अपॉन 2 ही देगा, कुछ नहीं कर सकते इसको, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और इधर जाते हैं इस ब्रैकेट में। तो इस ब्रैकेट में क्या देखते हैं, 8 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे एक 2 कैंसिल कर देते हैं ऐसे माइनस करके, ठीक है, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब इनको हम खोल देते ब्रैकेट पहले इसी समझाने के लिए, 9 सॉरी अपॉन 1 है, छोड़ दीजिए, 45 अपॉन 2
माइनस 8/3 प्लस 10, ठीक है। इसको आप एलसीएम मिला दीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए सबका, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 54। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 135 होगा, मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, 1230, तो 135 आ गया, ठीक है। 135 माइनस साइन, इसमें तो इसमें 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 कीजिए इसको, इसमें कुछ नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया प्लस 60। अब और सिंप्लीफाई कीजिए, कितना है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट रहेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में कितने हैं, कौन कौन से हैं, 60, 151 माइनस 151, और उसके बाद प्लस 114 अपॉन 6, कितना आएगा ये, 151 से आप माइनस कीजिए, 151 एंड 14 आता है ना, ये 110 114, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 60 प्लस 54 411, तो ये हो गया 151 बड़ा है, माइनस साइन प्लस 114, तो 7 देता है, ठीक है। तो इधर गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 37, ठीक है। तो माइनस 37 अपॉन 6 आपका आंसर आता है। और इस तरह से हम अभी प्रैक्टिस सेशन थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, चलते हैं कुछ और ज्ञान लेते हैं। अब चलते हैं कुछ रूल्स सीखते हैं इंटीग्रल्स का। तो पहला है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये सेम एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने क्या किया था, बहुत सारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं तो उनको पार्ट बाय पार्ट कर लेते थे और डिफरेंशिएट कर लेते थे। यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू, अब ये y देकर घबरा मुझे क्या ये डिफरेंशिएट करना नहीं, अभी एट प्रेजेंट जो डिफरेंशिएटेड हो गया वो जो अभी जो है हमारा y, वही हमारे लिए फंक्शन ही है ना, तो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, उसका क्या वैल्यू था हमको नहीं पता है, और वो तो निकालेंगे पता है डिफरेंशिएशन के पहले क्या था, है कि? तो ये तो फंक्शन है वो इन y, ठीक है ना, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, तो y लिखा हुआ y इज इक्वल टू, y नहीं लिखे हम ऐसे लिख देते हैं ना, ये fx लिखा हुआ है, एक्चुअली तो आपके हिसाब से f डैश x लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1/x और dx कर देंगे। तो जैसे मैं कहा कि फ्रैगमेंट्स में कर दीजिए, तो फ्रैगमेंट्स में कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर का dx प्लस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x का dx, और उसके बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर देते हैं, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो उसका क्या होगा फर्स्ट वाले का, तो x पावर टू 3 ऐड हो गया 1/3, जो वहां पे पावर लिखोगे वही आप डिनोमिनेटर लिखोगे, प्लस वहां पे 1/x है तो पावर टू -1 नहीं लोगे आप, ln x लोगे। और चूंकि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे अभी तक, इसलिए हम c नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब फिर से c लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू e पावर टू x, इसको f डैश x, आपको समझाने के लिए f डैश x लिखता हूँ, हमेशा f डैश x लिखना जरूरी नहीं है, fx भी कोई लिख देगा तो एक ही बात होगा। आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, आपको नहीं देखना है वो क्या है। आपको कहा गया इंटीग्रेट करने के लिए, आप चुपचाप इंटीग्रेट किया, आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हो आप हमेशा डिफरेंशिएशन के साथ में, तो ये तो समझाने के समय यूज किया गया था। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेट e x साइन x प्लस रूट x ब्रैकेट dx,
अब मैं ये वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, डायरेक्टली क्या आंसर लिखोगे आप? तो ई एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा एक और बार कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँ। तो ये हो गया ई एक्स डी एक्स प्लस साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पावर 2 हाफ, ठीक है ना, ऐसे लिखा है इसका डी एक्स। अब इसको तो और अब तो इजी हो गया, कुछ नहीं करना है, इसका तो ई एक्स ही रहेगा। इसका साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स तो होगा, लेकिन याद रखिएगा सी चूंकि आंसर में आ रहा है माइनस साइन होगा, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा, ये तो पावर टू 2 है, तो पावर टू 2 है तो उसको प्लस 1 कीजिए, तो प्लस 1 कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो प्लस एक्स पावर 2 3/2, और ये नीचे में 3/2 होगा तो नीचे में 3 लिखिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये आंसर हो गया, बट इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं किया है, आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है, सी आपका बाकी है। याद रखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी नहीं लिखिएगा तो गलत कहलाएगा, और डेफिनिट में सी लिखिएगा तो गलत कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि डिवीजन रूल सबसे टफेस्ट था, हार्ड था, डिफिकल्ट था, और चेन रूल कह सकते हैं। चेन रूल तो एक सिस्टम है, अगर वो एक बार समझ जाते तो अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं है, वैसे समझना है क्यों। लेकिन डिवीजन में जो फॉर्मूला ही यूज करते हैं बहुत टफ यूज करते हैं, माने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन में देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन रूल सबसे ज्यादा टफ है, उसको हम लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं मतलब कि अगर मल्टीप्लिकेशन के बिना काम चल जाए तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल में नहीं जाते हैं। अब देखेंगे कैसे नहीं जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि लगेगा मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन करना नहीं पड़ेगा, हम लोग बच जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन अगर करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो हमको ये सिस्टम से यूज करना पड़ेगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे, पहले तो रूल को समझे। एक यहाँ पे नियम है, नियम कहिए या ट्रिक कहिए, इलेट रूल या ट्रिक कहिए, इसको अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको करना है ये इंटीग्रेशन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है इंटीग्रेशन में। तो ये इलेट क्या है, इलेट रूल क्या है? तो इलेट मतलब एक एक्चुअली कह सकते हो ये एब्रिविएशन है ऑफ वर्ड्स। क्या है? पहला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है एल और लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे के सारे चीज हैं। अब हम प्रेफर करेंगे ऐसे, अगर आपके पास इनवर्स का कोई फंक्शन दिया गया उसको आप पहले लिखिए बाएं साइड में, दाहिने साइड में लिखिए दूसरे को। लॉग मिल जाता है पहले लॉग को लिखिए माने बाएं साइड में, दाहिने साइड में दूसरे को लिखिए। अगर आपको अलजेब्रा मिल जाता है तो अलजेब्रा को पहले बाएं में लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में लिखिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाता है और एक्सपोनेंशियल मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री को बाएं साइड में लिखिए, एक्सपोनेंशियल राइट हैंड साइड में लिखिए। अगर मान लीजिए आपको ई एंड एल मिल गया तो एल को बाएं साइड में रखिएगा, जो यहाँ पे बाएं है वो बाएं साइड में रहेगा, जो दाएं में पड़ जाता है वो दाहिने साइड में रहेगा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देख के हम एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे पहले समझने का, उसके बाद बाएं करेंगे। तो देखिए मेरे पास है x इंटू ये x लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x, और ये x है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन x से, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसमें इलेट रूल में देखिएगा तो मेरा x जो है अलजेब्राइक फंक्शन है और ये जो साइन x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे ये, अब ये क्या, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। अब आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ u क्या है आपका, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं सर, आप u लीजिए, पहले u ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका कीजिए, v, तो साइन x का कीजिए, ठीक है, माइनस ये वाला सेक्शन बहुत खतरनाक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा बड़ा साइन बनाया और एक ब्रैकेट देता हूँ, इस सारे के सारे इसमें जो होंगे उसका इंटीग्रेशन करना होगा।
तो पहले आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, u का। तो यहाँ पे u मेरा क्या है, ये है x, ठीक है। तो मैं dx अपॉन इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो गया मेरा du अपॉन ddx ऑफ u, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए किसका, v का। v कौन है, साइन x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो आंसर आएगा उसको आपको फिर से करना होगा, क्या, आपको फिर से करना होगा इंटीग्रेट। अब देखिए इतना बड़ा हो जाता है, ये आपका पूरा हो सकता है इस स्लाइड में ना हो, तो मैं अगले स्लाइड में चले जाऊँ, कोई बात नहीं है, पहले तो इसको करने की कोशिश करो। यहाँ पे करता हूँ, एक्स को कुछ करना नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आप जानते हो, डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस, आप क्या लिखोगे, कॉस एक्स, ये पार्ट तो हो गया। अब चलते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे क्या देखते हो आप, तो ये तो पहले इंटीग्रेशन साइन दे दो, ये तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या, माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, और इसका dx हो गया। अब इसके आगे मैं इनको काट देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लूंगा, कोई बात नहीं। और ये समझाना ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा जरूरी है, ये एक ही स्लाइड में सारे के सारे क्वेश्चंस करने से। ये तो स्लाइड्स में लिख देता हूँ ताकि उसको सॉल्व करने के लिए याद रहेगा कि इनको करना है। तो यहाँ पे माइनस में x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx कर सकते हो। तो कितना आएगा आपका, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा, अभी तक मैं प्लस साइन नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, अभी भी इंटीग्रेशन में कुछ हिस्सा बचा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये प्लस साइन में होगा क्योंकि कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सी नहीं आ रहा है रिजल्ट में, ऐसा आ रहा है, तो ये प्लस साइन में होगा। मैं बताया था कि कॉस का यहाँ पे माइनस नहीं होगा, साइन का माइनस होगा क्योंकि कॉस में जाता है। तो ये हो गया, और उसके बाद प्लस सी, तो ये आंसर आपका आ गया। इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब एक और क्वेश्चन अगर हो सकता है मैं कर लेता हूँ, नहीं तो छोड़ दूंगा, देखो कोशिश करो। इसको लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या आएंगे, अब देखिए अलजेब्राइक है और एक्सपोनेंशियल है, तो ठीक है, वो भी सजा हुआ है तो कुछ करना नहीं है, तो सीधा लिखूं, तो x डॉट ई एक्स dx करना है। तो इसका क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। अब करें u, सॉरी u नहीं लिखेंगे, x लिख देंगे u के बदले में, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट, ये बड़ा इंटीग्रेशन साइन, ये बड़ा इंटीग्रेशन साइन। उसके बाद है dx ऑफ u क्या है यहाँ पे, x है, और फिर क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना है किसका, v का, तो v मेरा ex है, उसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, और इंटीग्रेशन ऑफ ex, तो ex पावर x ही होता है, और ये जो है 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन भी आपका ex हो गया। अब प्लस सॉरी इंटीग्रेशन, और फिर सबका इंटीग्रेशन, इन सबका इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो वैसे चेंज नहीं होगा आंसर, तो वही है। तो फिर ये ex आप कॉमन भी लिख सकते हो, ex कॉमन x माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूट, और log x भी करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे log ex दिया हुआ है, तो ये है नहीं, वैसे देखिए ये है भी नहीं, आपका गलती से यहाँ पे छप गया है, खाली log x टू द बेस e खोज रहे हैं, ये तो खोज गलत खोज रहे हैं,
गलत खोज रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गलत खोज रहा है कि नहीं। अब देखते हैं कि log x टू द बेस e इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसको चेक करते हैं। पहले तो आपको रिवाइज करा दूं कि मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो अगर इंटीग्रेट करना है u इंटू v तो आपको क्या करना होगा, u इंटीग्रेट कीजिए v dx, ठीक है, माइनस बड़ा सा ये वाला दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए पहले du अपॉन dx, माने इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। नेक्स्ट आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए v dx और पूरा का फिर इंटीग्रेशन कीजिए। ये याद करना है आपको। मैं इसलिए लिख के वहां पे छपा हुआ था, आप देखोगे समझ में नहीं आएगा, ये मैं एक एक लिख कर समझाया। और मैंने कहा कि एक रूल अप्लाई करना है आपको, इलेक्ट रूल। ये दो बातें आपको इसमें समझना है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखें। तो मैंने एक क्या कहा कि लॉग करना है, log x टू द बेस e करना है इंटीग्रेट। अब ऐसे तो लग रहा है कि सिंगल है, बहुत अच्छा है, तो क्या किया जाए, इसको कर दिया जाए। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x जानते हैं, उसका जो वैल्यू आता है वो log x टू द बेस e आता है, ln x आता है, ये ln x है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट पार्ट है। तो हमको क्या करना होगा, तो फिर हमको इसको ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक क्या लगाना होगा, इसको ऐसे सोचना होगा कि थोड़ा इजियर पार्ट, माने ये जो है ना, इधर जितने हैं डिफिकल्ट होते हैं, इस तरफ जाते तो इनको हम यू मान लेते हैं, जिधर इधर जाते हो तो इजियर बनता है। अब यहाँ पर कोई चीज इसके बाद क्या आ सकता है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद तो एक नंबर आ सकता है ना, नंबर। तो हम इजिएस्ट फॉर्म है, अगर इंटीग्रेट करना है तो किसी नंबर को करेंगे। नंबर को इंटीग्रेट करना क्या है, कांस्टेंट है ना, बात समझ आ गया। तो नंबर को करना कोई पॉइंट नहीं है, नंबर है तो वहां पे लिखेंगे नंबर इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं तो पहले समझू कैसे इसको ब्रेक करूंगा, तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ, ये मैं डिफिकल्ट पार्ट मान लेता हूँ। तो इजी पार्ट क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, log e x और मल्टीप्लाई बाय मैं 1 कर देता हूँ। अब तो ठीक है ना, वो अगर log के बाद उधर आ गया n, ठीक है, चलिए डिफिकल्ट पार्ट इधर हो गया। अब इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, इसमें इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ, ठीक है। चलते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, पहले यहाँ से इंटीग्रेट पहले लिख दो, क्या करना है, u एंड v ना, और यहाँ पे u जो है मेरा क्या है, log ex है, और v मेरा क्या है, 1 है। ये बात लेकर हम चलेंगे। 1 को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 इज इक्वल टू एक्स पावर टू 0 भी कह सकते हैं, ये भी बात दिमाग रखना होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए, तो पहले u लिखेंगे, u क्या है, log x टू द बेस e। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या, v क्या है मेरा, v 1 है, या x पावर टू 0 है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, u का, u यहाँ पे क्या है, log x टू द बेस e है। उसके बाद क्या करूंगा, इंटीग्रेशन फिर करूंगा किसका, v का करूंगा, तो v यहाँ पे क्या है, x पावर टू 0 है, dx, और इन सारे का फिर इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखें यहाँ पे क्या आंसर आता है, ये जो log है, देखो टच ही नहीं किया मैं, देखो आराम से निकल गया पतली गली से। अब x पावर टू 0 है, तो ये क्या प्लस 1 लगेगा, तो x पावर टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया इंटीग्रेशन। अब चलते हैं इधर, माइनस साइन देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, क्या होगा, log तो 1 अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन रखिए आप, क्योंकि ये अभी बाकी है, दोनों को मिलाकर, यहाँ से दोनों को मिलाकर ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करना है ना, तो x पावर टू 1 बन जाएगा। उसका आप dx कीजिए, मैंने इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका तो हमको पता चल गया।
इसको तो मैं लिख सकता हूँ x log ex, ऐसे आगे पीछे कर। इसका क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों कट गए, फिर x पावर टू 0 बचा, x पावर टू 0 बचा मैंने x आ गया, x पावर टू 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने से, x यहाँ पे कॉमन निकल गया, log x to the base e minus 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मल्टीप्लिकेशन रूल तो समझ में आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम समझ गए। इसमें एक और चीज ध्यान दिए होंगे कि मैं कहीं कहीं प्लस साइन प्लस सी नहीं लिखा हूँ, तो एक्चुअली मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत जगह प्लस सी नहीं लिखूंगा, लेकिन आपके लिए रूल है कि आप जब भी इंटीग्रेशन करें तो दो बातें ध्यान रखें, डेफिनिट कर रहे हैं या इनडेफिनिट। डेफिनिट कर रहे हैं तो आपको प्लस सी नहीं देना है, और इनडेफिनिट कर रहे हैं तो प्लस सी देना ही देना है, ये बात आपको समझ लेनी होगी। सेकंड की, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल था बहुत ही कठिन था, देख रहे हैं फॉर्मूला ही तो बहुत जटिल था, तो सॉल्यूशन और भी जटिल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लगते हैं देखने में कि वो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, लेकिन होते नहीं है, उसमें कोई और रूल लगता है, वो है सब्स्टिट्यूशन रूल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, दो तरह के सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। तो पहला देख रहे हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स स्क्वायर किया गया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लग रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, नहीं नहीं, आप ध्यान दीजिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ साइन एक्स को, किया हूं ना मैं साइन एक्स, तो क्या लिखा था मैं, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे भी मैं देखिए प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब इस प्लस सी में जाऊंगा तो एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, समझे, तो ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिए बेसिक जो फॉर्मूले है वहां पे x का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर इज समथिंग एल्स। अब मान लीजिए x समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर 3 होता आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो 9 ले रहे हो, 9 एंड 3 आर नॉट सेम थिंग, या ना आप 3 क्यूब ले रहे हो तो 3 एंड 27 आर नॉट सेम थिंग। तो आप इसको सेम थिंग नहीं मान लोगे कि ये x का वो फॉर्मूला था तो ये भी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड कि आप इलिप्स रूल लगाते हो, तो आप सोचोगे चलिए भैया ये समस्या वाला है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं और राइट हैंड साइड में रख ले, इजी वाले को कर सकते हैं ना। तो अब क्या कहा गया है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन पहले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, प्रेफरेंस मिलेगा अलजेब्रा को, रूल बोलता है। अब तब कैसे किया जाए इसको ना देखो, एक्चुअली इसको ना ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, जो बच्चा ऑब्जर्व कर पाएगा वही सॉल्व कर पाएगा। मतलब देखिए बताता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए मानता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज अ वैल्यू कॉल्ड u। अब आप डिफरेंशिएट करते हो बोथ साइड, तो क्या करोगे आप, तो ये करोगे ऐसे du इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन डी डी एक्स आपने किया तो ये कहाँ से, डी एक्स कहाँ से आया, एक्स्ट्रा आपने लगा दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करने के एक्स्ट्रा लगाया, तो ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा डी यू, इसका तो नहीं कर कुछ कर रहा है, ऐसे डिफरेंशिएशन ऐसे रखा, और ये हो गया आपका 2x dx। अब देखिए 2x dx आपको इस एक्सप्रेशन में मिलेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे dx, ये दोनों मिलेंगे आपको। अगर उन दोनों क्लब अप कर दिया तो उनके बदले में मैं डी यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता है, डी यू, तो मैं लिख सकता हूँ अब ऐसे u, और वो भी डी 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 यू, ठीक है ना, इसके लिए 2x dx के लिए। और देखिए इस साइन आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए मैं u लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन, और यहाँ पे u लिख सकता हूँ। तो ये अब एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में हो गया, जो बेसिक हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे dx में था तो x था, du होगा तो u है, तो ठीक है, तो ये कर दो ऐसा आप कि माइनस कॉस u। अब आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, क्योंकि u तो आपने एज्यूम किया था, किसी ने t यूज किया होगा, किसी ने और s यूज किया होगा, तो इस तरह से हर कोई का अलग अलग आंसर आएगा, तो क्वेश्चन पेपर कितने सारे आंसर आएंगे, आंसर तो एक ही आएंगे, तो वो कौन सा आंसर होगा, वो आंसर ये होगा माइनस कॉस, आपने जो u पकड़ा था वो तो आपका एजम्पशन था, एक्चुअली u तो एक्स स्क्वायर था, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करते हैं ये सब क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेक्स स्क्वायर x का जानते हैं हम लोग, सेक्स स्क्वायर इतना बड़ा एक्सप्रेशन में कुछ नहीं जानता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इसको मान लेंगे u इज इक्वल टू
इसको 4x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसका डी करेंगे तो होगा, इसका डिफरेंशिएटिंग ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 4 इंटू 2 8x माइनस 4 और dx लगा दीजिए। अब ये देखिए ऐसा कुछ है क्या इस एक्सप्रेशन में, देखिए यहाँ पे 8x माइनस 4 है और यहाँ पे dx है, इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या du, और यहाँ पे बचता है sec स्क्वायर और ये जो एक्सप्रेशन है ये तो u है, तो आप u लिख दो। अब ये जो आ गया आपका आंसर, अब ये इसको आप कर सकते हो इसलिए क्या करोगे, जब जानते हो sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan हो जाता है ना, tan x हो जाता है, तो tan x कर देंगे तो यहाँ पे tan u कर देंगे तो tan u आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे u नहीं लिख सकते हम, tan u तो कर देंगे लेकिन u नहीं रख सकते हैं। tan लिखकर हमको u का वैल्यू लिखना पड़ेगा जो हम एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे हम, 4x² माइनस 4x प्लस 5, अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो। उसी तरह से आप अगर ये लेते हो, इसमें आप देखो इसको आप x मान लो, चलो u इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब du कीजिए, तो du माने इंटीग्रेशन ऑफ cos, तो sin x हो जाएगा और dx लिख दीजिए, तो sin x एंड dx क्लब कर दीजिए, sin x एंड dx क्लब कर दीजिए, लिखिए क्या लिखोगे आप du, और cos x को u लिख दीजिए, u पावर टू 1 हो गया, तो ये कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन 2। अब u जो है लिखिए cos x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, या फिर लिख सकते हो cos स्क्वायर x अपॉन 2। फाइनल देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है और e पावर 2 समथिंग दिया हुआ है, बहुत खतरनाक दिख रहा है, क्या दिया हुआ देख। अब देखिए इसी e पावर टू x लेना चाहिए था, मुझे क्या लेना चाहिए था, e पावर टू x होता, dx तो इजी है, लेकिन x के बदले में मुझे बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं एक बार, ये तो समझ में नहीं आएगा। 2x प्लस साइन x लिखा हुआ है ब्रैकेट, उसका e दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x पावर टू 2 माइनस कॉस x प्लस 4 ऊपर में और dx दिया हुआ। अब x पावर टू ये पावर टू x होता तो इजी हो जाता हमारे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसको हम u मानेंगे, किसको, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस x प्लस 4, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x माइनस डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x प्लस 4 का 0 हो जाएगा और ये का dx हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है तो ठीक है, ऐसा तो है हमारे पास में तो ठीक है, ये और ये दोनों क्लब हो गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या e पावर टू, ये वाला u है, u इंटीग्रेशन u और du, ये u हो गया। अब e पावर टू जो था लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 4, और ये हमारा आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड 1। जब भी आपको बेसिक आपका कोई भी फॉर्मूला मिले और वहां पे छेड़छाड़ किया गया है, एक्स के बदले में कुछ और दिया हुआ है, तो आप झट से क्या कीजिए, उस फ्रैक्शन को कर दीजिए डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके जो चीज आएगा वो मिला के देखिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिएगा, u मान लीजिएगा जो एक्सप्रेशन है, और फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा एक और उसका पार्टनर मिल गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन का है, और उसको क्लबिंग करके dx के साथ में du बना दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन 1, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 2। यहाँ पे देखिए वो मल्टीप्लिकेशन वाला चेहरा नहीं दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है कि साइन टू एक्स का सॉल्व करना है, या कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, या e पावर टू 4x को इंटीग्रेट करना है, या फिर साइन इतना का इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं रहा, प्रोडक्ट रूल वाला चेहरा आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है।
क्यों करना है? क्योंकि मैं अभी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो आप जानते हो कितना, माइनस कॉस एक्स, लेकिन क्या आप साइन 2x जानते हो? तो कहोगे नहीं, तो यहाँ पे साइन 2x दिया हुआ है। या आप cos x जानते हो? आप cos x प्लस 1 का जानते हो इंटीग्रेशन? नहीं जानते हो। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करोगे? तो यहाँ पे जस्ट देखते ही आपको समझ में आया, नहीं कर पा रहे हो, बेसिक रूल बेसिक फॉर्मूला में नहीं है, तो आपको जस्ट उसको डिफरेंशिएट कर देना उस पार्ट को, जो पार्ट आपका छेड़छाड़ हो रहा है आपके फॉर्मूले से। ये जो है 2x हो गया, x का मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालकर उसका आंसर लिख दो। नहीं समझ में आया, करके दिखा दो। इसको पहले आप इंटीग्रेट कीजिए जैसे आप करते हैं। क्या करते हैं आप? साइन 2x है, ठीक है, इसको 1 मिनट को पकड़ लीजिए, साइन x ही है, ठीक है, और dx कर देते हैं। तो क्या करें, साइन x होता तो क्या करता, माइनस कॉस x कर देते हैं, यहाँ पे 2x लिखा तो 2x लिखा। तो ये आंसर राइट नहीं है। अब राइट करने के लिए क्या करना होगा, आपका 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा। करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या निकलेगा, 2। समझ में आ रही है? तो 2 निकलेगा ना, तो आपको यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर देना होगा। आपको डिवाइड बाय 2, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, वो दूसरा चीज था, ये दूसरा, उसी सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 2 है। तो जितना आपका ये पार्ट जो था एक्स्ट्रा था, जो नहीं मैच कर रहा था आपके बेस फॉर्मूले से, उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा आप लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये cos x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जाइए ये डी dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 कीजिए, क्या आएगा, इसमें भी आपका 2 ही आएगा। आप एक चीज देख रहे हो, ये वाला कोई पार्ट का, नंबर वाला कोई पार्ट काम का नहीं है, जो स्क्वायर लग रहा है उसी का ही हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये साइन आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते इसके लिए, ठीक है, अपॉन, सॉरी ये तो 2x है ना, एक्स स्क्वायर है, सॉरी 2x1 आया, सॉरी 2x1 आया, फिर से चेक कर लेता हूँ, 2 इधर आया, x1, हाँ 2x1 आया, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इसको। फिर से देखते हैं, इसको देखते हैं, e पावर टू 4x इंटू dx दिया हुआ है। तो ये पोर्शन तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब रियल बेस फॉर्मूले से मिलता जुलता नहीं है, तो उसको हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर देना होगा 4x। तो डिफरेंशिएट तो 4 बाहर निकलेगा और x पावर टू 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। तो आप लिखोगे ऐसे e4x ऐसे लिख के अपॉन 4 कर दोगे, ये हो गया। इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस e पावर टू x dx। अब ये पोर्शन तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरा तो सिंपल फॉर्मूला चाहिए, ऐसे चाहिए ना, है नहीं, इसके बदले में ये दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ex, तो करिएगा अलग अलग, कोई बात नहीं, अलग अलग कर लीजिए, 2x प्लस ex, ये तो डिफरेंशिएशन इसका है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन है ना, तो साइन माइनस कॉस, ठीक है, उसके बाद जो चीज है उसको लिख दीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस ex, ठीक है, अपॉन उसका डिफरेंशिएशन लिखिए 2x प्लस e पावर टू x। इस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 था, जहां प्रोडक्ट रूल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन बेस रूल के साथ में छेड़छाड़ की गई है, x के बदले में कुछ और लिखा हुआ है। तो उस पोर्शन को हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे उसमें, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे सीधा सीधे, कुछ नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अब समझ में आ गया, लेकिन हमेशा एग्जाम में आएगा तो क्या आप पूरा उसको सॉल्व करोगे यू करके? नहीं, इसको देखते ही आप ऐसे करोगे, पहले इसको x मान लीजिए, तो x मान लिया हमने, तो इसको x मान लिया, ठीक है,
और इसको कीजिए n+1 कर दिया हमने, ठीक है, तो डिवाइड बाय n+1 कर देंगे। और ये जो है x के साथ में a है, बस a से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। प्लस c तो लिखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे साइन है, तो आप इसको x मान लीजिए, तो क्या होगा, माइनस कॉस x मान लीजिए ax प्लस b अपॉन a। बस b को देखना ही नहीं, खाली जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को उसी से डिवाइड कर दिए। बाकी फॉर्मूला जो आप यूज कीजिए, जो आप सीखे बेसिक फॉर्मूला में, उसको यूज करते जाइए। कॉस का होता है साइन, साइन लिखिए, और ax प्लस b लिखा आपने, यहाँ पे a है x के साथ में, तो ये लिख दीजिए डायरेक्टली, पहचानने के लिए कह रहा हूँ मैं। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा tan, तो लिखिए tan ax प्लस b, और यहाँ पे अपॉन a कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, तो ex होता, तो x लिख दिया मैं, लेकिन ये x के साथ a है, तो डिवाइड बाई a कर दीजिए। यहाँ पर ये क्या होगा, cos x स्क्वायर है, तो cot हो जाएगा। cot जब होगा तो माइनस में होगा, याद रखिएगा। तो cot, और इसको पूरा को x मान के लिख दीजिए पहले, और x के साथ में a है, तो डिवाइड बाई a कर दीजिए। उसके बाद ये वाले देखते हैं, तो ये क्या है, 1/x के बदले में है, तो log, तो इसका log हो जाता है, log e करके कर लीजिए, तो इसको x ही मान लीजिए ऐसे, और अपॉन a कर दीजिए, का आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मैंने जो कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x है, उसी से डिवाइड कर देना है, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा इजियर मेथड हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन रूल क्या है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो डिवीजन रूल, यानी कि डिवीजन रूल होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन इतना टफ है कि इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं कराया जाता है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि डिवीजन जैसे दिख रहे हैं, तो उनको कैसे करेंगे, उनको करने के लिए कुछ और तरीका को अपनाना पड़ेगा, हम तो डिवीजन कर नहीं सकेंगे। तो एक देखते हैं पहले, ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। तो इसका एक रूल हम लोग खोजते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि हम डिनोमिनेटर जो है ना उसको u या t मान लेते हैं। यहाँ पे t मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू, मान लीजिए है लिखा हुआ है आपका साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब dt कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x dx, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इससे कंपेयर करते हैं तो लेकिन दिक्कत हो गया, न्यूमरेटर में देखिए वहां पे साइन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। यहाँ पे साइन में माइनस में कॉस है, वहां पे साइन जो है आपका माइनस में है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। साइन x माइनस कॉस x dx हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करें, तो देखिए क्या लिखेंगे। ये जो हिस्सा है, ये ऊपरा हिस्सा ये है, तो इसको हम लिख देते क्या, इसके बदले में ये लिख देते हैं, तो माइनस dt लिख देते हैं। और ये जो हिस्सा है क्या है, t है, तो उसको t लिख देते हैं। इससे क्या, मैंने माइनस को बाहर निकालिए, dt अपॉन t, इससे क्या आएगा, माइनस साइन तो रहेगा, और ये हो जाएगा ln t। तो ln, और t के बदले में क्या लिखोगे आप, t जो है साइन x प्लस कॉस x। तो ये तो अच्छा था। अब चले जाते एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, सॉरी dx, ठीक है। अब इसका हम अगर सोचे डिनोमिनेटर का हम करके देख ले, तो t इज इक्वल टू लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dt इज इक्वल टू 2x एंड dx। 2x dx तो है नहीं कुछ, अब क्या करें, अब फंस गया खेल। तो इसको ना थोड़ा सा मैनेजमेंट करना, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है इन सब से, क्योंकि आप तो डिवीजन कर ही नहीं सकते हो ना। इसको मैं सोच के ही कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका अपना रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी,
अब देखिए ये ऊपर, ये दोनों में देख रहा हूँ, और ऊपर में क्या करूँ कैसे समझ में नहीं, तो इसको करता हूँ मैं काम x प्लस 1 ब्रैकेट प्लस x माइनस 1 ऊपर में करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या बनेगा x प्लस 1, सॉरी प्लस माइनस कर लेता हूँ, माइनस, ठीक है, तो x प्लस 1 माइनस, सॉरी फिर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, 2 बचेगा, लेकिन हमारे पास 2 भी नहीं है, 1 है। अब क्या करें, इसके लिए ऐसे कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 ऊपर, चूंकि ये तो 2 है ना, ये पूरा चीज 2 है, हमको 2 लिखना है, 2 लिखना है तो क्या करेंगे हम, 2 ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब ये 2 नहीं लिखूंगा मैं, 2 के बदले में ये लिखूंगा, क्या लिखता हूं मैं, हाफ तो बाहर में, और वहां पे 2 के लिए लिखूंगा मैं x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1, और यहाँ पे हाफ है, और ये देखिए ब्रेकअप करता हूं मैं, तो x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, ये सारा का सारा हम dx करेंगे, dx, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, इसको देखिए ये दोनों ब्रेकअप कर दिए, हाँ काट दिए, तो 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 dx, और इसको अलग कर देता हूं मैं, माइनस इन दोनों को काट देता है, हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है, इससे क्या आएगा हाफ, और इसका क्या होगा हाफ इंटू ln x माइनस 1, और इसका क्या होगा माइनस हाफ इंटू ln x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज नहीं है कोफिशिएंट x का, तो डिवाइड बाय 1 होगा, वहां पे 1/1 करना ही है, तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ये था आंसर, ऐसे हम लोग डिवीजन रूल नहीं लेके इसको दूसरे ढंग से कर लेते हैं। रूल्स हम सीख गए हैं, लेकिन रूल्स के साथ में अब कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स उसका। तो देखिए ये है, यहाँ पे x के बदले में क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, तो इसको तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करना हुआ देखिए, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, याद रखिएगा लिमिट्स देना है, तो ये e पावर टू 3x तो आप लिखोगे, अपॉन 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ता है ना, बेसिक जो फॉर्मूला है उसमें 1/3, और इधर आ गया 0। अब इसको लिखते हैं, तो ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये x के बदले में हम 1/3 लिखेंगे, अपॉन 3 यहाँ पे, ठीक है, माइनस उसके लिए क्या लिखेंगे e3 0/3 ऐसे लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कट के हो जाए e पावर टू 1/3 माइनस e पावर टू 0/3, so e power to anything power to 0 is equal to 1, e/3 माइनस 1/3, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर लिख सकते हो e माइनस 1/3, ये आंसर है। अब देखिए इसमें मैंने बेसिक रूल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज किया है, बेसिक रूल नहीं है वहां पे दिया हुआ, तो उसको कैसे टैकल किया मैंने। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए देखिए, हेल्प कीजिए मुझे। तो यहाँ पे देखिए 2x है, बेसिक नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, पहले तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस 2x लिखते आप, अगर x होता तो x लिख देते आप, 2x है तो अपॉन 2 कर दीजिए,
और इसके बाद पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 0। अब इसको कीजिए तो ये देगा आपको माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 ऑन 2 को बाहर भी निकाल सकते थे आप, माइनस कॉस 2 इंटू 0 देना है, 0 अपॉन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे पाई बाय 4 था, ये पाई बाय 2 हो गया, तो माइनस कॉस पाई बाय 2, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ और 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे माइनस निकलेगा, माइनस साइन बाहर, हाफ बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। ठीक, पाई बाय 2 कितना होता है, तो कॉस पाई बाय 2 पाई कॉस 90 देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे देखिए कौन सा, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें है आपका ये हाफ माइनस साइन इंटू 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये तो खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली आपको मिला क्या, हाफ। आंसर है हाफ। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिमिट्स जो है उसको समझने के लिए मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और एक तरह से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के एप्लीकेशन तो बचे रहेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आपके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो उसके लिए क्या लिखिएगा आप tan x लिख दीजिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स दिया हुआ है यहाँ पे 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4। ये ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के लिए है, ये इंटीग्रेशन इसमें मेन फैक्टर नहीं है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हो जाए tan 3 पाई अपॉन 4 माइनस tan पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए 3 पाई बाय 4, पाई माने क्या होता है, पहले ये तो आपको जानना पड़ेगा। पाई का मतलब होता है 180, कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180। तो 3 पाई बाय 4, 3 पाई 3 अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो 3 अपॉन 4 180 करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा 2 से तो 90 होगा, फिर डिवाइड करिए तो 45 होगा, और 45 135 होगा। तो मेरा आया यहाँ पे इज इक्वल टू tan 135 डिग्रीज माइनस tan पाई बाय 4। अब देखिए पाई बाय 4 क्या होगा, तो पाई इज इक्वल टू 180 तो पता है हमको, पाई बाय 4 करूंगा तो 180 बाय 4 करूंगा तो 290 कट के 45। ठीक है, तो 45 tan 45 tan 45। अब ये खाली वैल्यू पता लगाना है। tan 45 का आप जानते हो 1 होता है, tan 135 कैसे निकालेंगे, यही प्रॉब्लम है। तो देखिए पहले tan 135 कहाँ आ रहा है, तो ये आ जा रहा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45 करने से भी आप 135 डिग्री कह सकते हैं ना, ले लेते हैं उसको उसी तरह से। अब देखिए चूंकि ये हम बताए मल्टीपल ऑफ 180 हो जाए तो ये नहीं चेंज होता है, tan कुछ भी नहीं चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा, सेम नाम लिखा जाएगा tan। उसके बाद देखेंगे हम लोग tan 45 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो ये क्वाड्रेंट है इसका सेकंड क्वाड्रेंट। अब ऑल साइन tan cos, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होता है, साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और कोई नहीं होता, तो ये होता है साइन का रेसिप्रोकल जो है कौन है, वो है आपका कॉसेक, उसका होता है, लेकिन साइन की फैमिली का होता है। यहाँ पे tan है, tan के लिए आपको माइनस साइन देना पड़ेगा एक नंबर, और यहाँ पे माइनस tan 45 है। अब देखिए इसके लिए माइनस दिया था आपने tan 45 फिजिकल टू 1, और -1 इधर भी आ गया,
यानी कि -2 आंसर हो गया। तो आज का ये एक्सरसाइज का सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं आज के रियल लास्ट स्लाइड पर। ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि एक्चुअली फिजिक्स में लगते हैं। वो सारा जितना प्रैक्टिस था एक्सरसाइज वो सारे के सारे मैथमेटिकल थे, जो कि आपका बेस तैयार करने के लिए थे। लेकिन आपके एग्जाम्पल्स ये जो है ये काम में लगेंगे जब आप एक्चुअली फिजिक्स पढ़ोगे। तो देखिए एग्जाम्पल एक देखें, देखिए फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मैंने कहा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है। क्या ये एरिया अंडर द कर्व ही इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन। अब कह रहा है कि एरिया अंडर कर्व निकालिए। तो पहले तो हम क्या चीज का निकाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन का पहले हम आपको ग्राफ बना देते तो एरिया निकालेंगे। मान लीजिए y एक्सिस यहाँ पे ये साइन का ऐसे है ग्राफ, यहाँ पर आपका आकर वो π/2 होता है, यहाँ पे पाई हो जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, हमको चाहिए नहीं उधर का, पॉजिटिव साइड दिखा दिया मैं। अरे एरिया अंडर द कर्व मतलब निकालना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करें साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक करना है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 टू π/2 कर दिया मैंने। चलो इसको आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, साइन का क्या होगा cos x π/2 0। इसको आप करें अपर लिमिट लोअर लिमिट डिफरेंस, तो माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट। तो क्या आता है इससे, अपर लिमिट आपका क्या हो गया 90 है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, cos 0 इज इक्वल टू 1। आपका आंसर एरिया अंडर द कर्व 1 आया। अब देखते हैं v इज इक्वल टू t प्लस 1 लिखा हुआ है। एक्चुअली एक vt ग्राफ होता है, इधर v चलेगा माने वेलोसिटी, इधर चलेगा आपका टाइम। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये ऐसे भी हो सकता है, एक्सेलरेट ऐसे भी कर सकता है, डिसेलरेट कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये ग्राफ यही है, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t होता है। तो हम s इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, v इंटू टी कह सकते हैं, या d ऐसे क्या है ds, हटा देते हैं ds की बात, वैसे नहीं सोचते। ये तो समझ में आ गया। यानी कि ये जो है एरिया, मान लीजिए इस ग्राफ को लेता हूँ मैं, तो और यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, ये टाइम है, टाइम कितना लिया हुआ है 0 टाइम लिया हुआ है, 0 से मुझे 2 सेकेंड्स यहाँ तक का ये एरिया खोजना हो, एरिया अंडर द कर्व ये होगा। तो उसको हम इंटीग्रेट करके खोज लेंगे। कैसे खोजेंगे, देखें इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू मुझे d करना होगा, v इंटू डी, देखिए v इंटू टी एक तरह से हो गया, v इंटू डी टी गया, v इंटू टी हो गया, समझ में आ गया। अब उससे s निकलेगा, मुझे क्या निकलेगा, s निकलेगा, इससे मुझे निकलेगा s, मुझे s चाहिए, s इज इक्वल टू v डी टी हो गया। यहाँ में लिमिट्स दिए हुए हैं 0 से लेके टाइम 2 सेकेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये अभी तो v में है, कुछ कर v और dt में कैसे करेंगे, तो अभी तो थोड़ा सा काम करना बाकी है इसमें। यहाँ पे v के बदले में आप जो रिलेशन दिया उसको लिखिए, t प्लस 1 और dt लिखिए। तो इसको आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 पार्ट में कर सकते हैं ना इसको, तो ऐसे कर लेते हैं, कर लेते हैं टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी 2 0। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 0 प्लस 0 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाता है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस कवर्ड पता चल गया। इन मीटर्स पर कर लीजिए, यूनिट दे दिया हुआ है, यूनिट लिख लीजिएगा वहां पे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये था ना आपका कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन था। देखिए आपको लिमिट्स दिए हुए हैं अपर एंड लोअर लिमिट। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको
लिमिट्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एंड ऑफ 4 सेकेंड्स कहा है, तो आप तो इंटीग्रेट कर दोगे पहले। चलो s इज इक्वल टू v dt कर दोगे आप, ठीक है, इसको ठीक से लिखिए। इसको तो आप पहले s इज इक्वल टू v dt कर दोगे, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पर इसके आगे भी जाओगे तो चलेगा, तो क्या होगा t प्लस 1 dt, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस सी लिखना जरूरी है, यहाँ पे प्लस सी लिखना जरूरी है, ठीक है। ये जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये आंसर रॉन्ग है, मैंने कहा था इसमें सी कर। अब इनिशियली जो आपका फाइंड एस, इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, तो बॉडी इज एट ओरिजिन जब था तो टाइम 0 था, डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 0 था। तो अब यहां से मैं सी निकाल सकता हूं। देखिए यहाँ पे एस क्या आया है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी आया है, इसे मैं सी लिख सकता हूं इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। अब ओरिजिन है तो ये तो एस 0 है, टाइम भी अभी 0 ही है, यानी कि 0 है, c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जाके मैं 4 सेकेंड्स पर निकाल सकता हूं इसका वैल्यू। अब चूंकि ये 0 हो गया तो मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0, ये हो गया 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर होगा, मैं यूनिट्स लिख देता हूं। इस तरह से हम, ये क्या था, इनडेफिनिट डिफरेंशिएशन था, इसलिए मैंने यहाँ पर c का वैल्यू खोज कर उसको पुट किया। मैं यहाँ पर c का वैल्यू जरूरत नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है, जो एक्चुअली एप्लीकेशंस है, ये यहाँ पर पढ़ना बेवकूफ़ी है। मैं तो इंटीग्रेशन सिखा रहा था, ये तो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ सब कुछ आएंगे तो जैसे जैसे आएंगे वैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी। अभी यहाँ पे जंक बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, इनिशियली आप कुछ नहीं जानते हो। तो ये आइडिया मैं दे रहा था आपको इंटीग्रेशन के बारे में। तो लेक्चर के अंत में क्या लगता है, डर के आगे जीत है? क्या मैंने आपको इंटीग्रेशन उतना हद तक पढ़ाया कि आपको अब वो समझ में आने लगा है? अगर ऐसा है तो थम्स अप, लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमारी उत्साह बढ़ती है। और हमेशा हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू तो रहता है, क्योंकि आप ज्वाइन करते हो तभी तो हम पढ़ाते हैं। अगर आप उत्साहित नहीं होते तो मैं क्या पढ़ाता, क्यों पढ़ाता। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारी ऊर्जा है। ऊर्जा जब तक रहेगी हम उत्साहित होकर पढ़ाते रहेंगे। और अंत में एक बात, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहिए, कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।